हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी आत्मसम्मान की ज़िंदगी जिएगी, नौकरानी की नहीं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ को कपड़े बैग में डालते हुए नन्ही 3 बरस की कम्मो पूछने लगी। ममता ने प्यार से बेटी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नानी बहुत बीमार है, हम उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम निकल पड़ेंगे। कैलाश के घर आते ही कम्मो पापा पापा आ गए कहकर दौड़ी। ममता और कैलाश ने अपने ही नाम से निकाल कर अपनी बेटी का कमलेश नाम रखा था, लेकिन प्यार से उसे कम्मो ही सब बुलाते थे। कैलाश ने स्कूटर पर बैग रखा और झटपट माँ बेटी सवार हो गई। ममता थोड़ा बड़बड़ाई, अगर गाड़ी कर लेते तो कौन सा खर्च का पहाड़ टूट पड़ जाता। अरे, एक नहीं 10 जगह फ़ोन किया, सबके सब सदियों में व्यस्त हैं। तू बैठ तो सही, अपनी फटफटिया पर देख, तुझे कैसे 1 घंटे में पहुंचाता हूं। कैलाश का भी अपना ही अंदाज था। छोटी सी मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी, ज़्यादा नहीं, बस गुजारा अच्छे से निकल जा रहा है। देखते ही देखते स्कूटर हवा से बात करने लगा। पीछे बैठी ममता ने कहा, धीरे चलाइए जनाब, कहीं मैके पहुंचने की बजाय ऊपर ही ना पहुंच जाएं। दोनों पति पत्नी अपने ही मजाक पर हंसने लगे। कम्मो हमेशा की तरह आगे ही खड़ी थी। अभी कुछ और आगे बढ़े ही थे कि पीछे से तेजी से आते ट्रक का संतुलन बिगड़ा और कैलाश का स्कूटर देखते देखते एक तेज वेग से जाकर गिरा। तीनों के जिस्म अलग अलग दिशाओं में उड़े। कैलाश और ममता ने वहीं दम तोड़ दिया। कम्मो एक घास फूस के ढेर पर जा गिरी और 1-2 खरोचों के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं आई। देखते देखते पास की दुकानों से लोग दौड़े चले आए। हादसा बहुत दर्दनाक और भयानक था। पल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। खबर पाकर पुलिस आई। कम्मो के नाना और मामा दौड़े आए, जो बेटी और दामाद के मृत शरीर देखकर पिता की छाती फटने को आई। पिता के गांव में ही दोनों की रीति रिवाज पूर्वक दाह संस्कार किया। कैलाश के परिवार में सिवाय दूर के चाचा के अलावा कोई नहीं था। माता पिता दोनों ही छोटी उम्र में चल बसे थे। जाहिर था कम्मो की परवरिश का जिम्मा नाना के ऊपर था। कम्मो को जब देखती तो बीमार नानी को अपनी बेटी याद आती। ये सदमा ज़्यादा दिन तक सह न सकी और एक ही महीने भर में वो भी चल बसी। नाना कम्मो परवरिश के लिए पूरी तरह बेटा और बहू पर निर्भर थे। मामी मालती ने ही सहानुभूति की। इस घड़ी में नन्ही कम्मो पर अपना पूरा वात्सल्य लुटाया। अपने दोनों बच्चे वैभव और निक्की के साथ कम्मो की परवरिश करने लगी। शुरू में सब अच्छा चल रहा, लेकिन धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदलने लगी। तेरे मेरे का फर्क दिल में उतरने लगा। 8 वर्ष की कम्मो में एक सहायिका नजर आने लगी। गुड्डा गुड़ी खेलने की उम्र में बुहारी लगाने लगी। पानी से खेलती खेलती बर्तन मांजने लगी। सूखे कपड़े तारों से उतारती तय करने लगी। मालती बड़ी चतुराई से किशोरी कम्मो के दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। नाना और मामा सुबह ही घर से निकल जाते। छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर कब नई साइकिलें बिकने लगी। नित नया माल आने लगा। मामा का काम चलने लगा। कम्मो के पिता की फैक्ट्री और घर बेचकर जो भी पैसा आया सब का सब मामा ने अपने व्यापार बढ़ाने में लगा दिया। बूढ़ा नाना के पास सिवाय चुप रहने के कोई रास्ता नहीं था। 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कम्मो काफ़ी रसोई के काम सीख गई। अब बहुत सी चीज़ें उसे धीरे धीरे साफ नज़र आने लगीं कि मामी नहीं है, पर घर पर वैभव और निकिता का ज़्यादा हक है और मेरा कम। मेरी जिद पसंद कभी नहीं थी। कभी बड़ी बहन तो कभी छोटी बहन के नाम पर दबा दिया जाएगी। कम्मो में बहुत शांत और सरल स्वभाव की लड़की नज़र आने लगी। 15 वर्ष तक मामी ने ज़्यादातर काम कम्मो के हवाले कर खुद नए शौक पाल लिए। घर के काम करने के अलावा कम्मो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती। स्कूल के सामने के अस्पताल से जब नर्सों को सामने से आता देखती तो जरूर जीवन की दशाओं का नहीं पता था, लेकिन नर्सों को देखकर उसके मन में भी नर्स बनने की कामना पलने लगी। 18 वर्ष की उम्र तक कम्मो ने अपना स्कूल का सफ़र अच्छे अंकों से पास किया और उसने नाना को अपना लक्ष्य बताया। नाना जानकर बहुत खुश हुए कि कम्मो नर्स बनना चाहती है, लेकिन जैसे ही मामा मामी को इस बात की खबर लगी तो
घर में जैसे भूकंप आ गया हो। मालती का स्वर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबूजी, यहाँ कोई कुबेर का खजाना दबा है क्या? 4 साल की पढ़ाई, हॉस्टल, किताबें, फीस, जेब खर्च कहाँ से करेंगे हम? पहले से ही हम तो वैभव के कॉलेज का खर्चों से दबे पड़े हैं। कम्मू 2 साल और अच्छे से घर का काम सीख ले, फिर जाए अपने ससुरालों ही जाकर अपने मन की कर लेगी। हमसे जितना बन पड़ा हमने कर दिया, इससे अधिक हमसे ना होगा। मामा की चुप्पी भी पत्नी की बात की सहमति दे रही थी। दूसरे कमरे में बैठी कम्मू के कानों में मामी की पड़ती यह आवाज़ उसके सपनों का दम तोड़ रही थी। मन में कई बार रोई थी, लेकिन आज झरझर बहते आंसुओं को उसने बहने दिया। 20 साल की दहलीज पर पांव रखते ही सौंदर्य जैसे स्वयं कम्मू के पास चलकर आया हो। लंबा कद, गेहुआ रंग, काले घने बाल, गोल गोल आंखें, पतली सी नाक, फूलों जैसे होठ, सुंदरता की जैसे कोई मिसाल हो। एक बरस के बाद एक रिश्ता आने शुरू हो गए। कई लड़के देखने के बाद मामा और नाना को सुजीत पसंद आया, जिसका कपड़े का व्यापार था। परिवार के नाम पर सिर्फ माँ थी। स्वभाव, घर बार सब पसंद आया तो धूमधाम से कम्मू का ब्याह कर दिया। 20 बरस की कम्मू किसी की अर्धांगिनी बन घर आंगन में प्यार से फूल खिलाने चली गई। गुड़ों की खान कम्मू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। सास को रानी बना दिया और पति को परमेश्वर का दर्जा दे दिया। बाहर की दुनिया से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती थी। उसका घर ही उसकी दुनिया थी। समय एक साल नहीं रहता। साल भर बाद सुजीत को व्यापार में घाटा हुआ। लाखों का कर्जा सिर पर आन खड़ा हुआ। पैसे की किल्लत में वो मारा मारा दर दर भटकने लगा। फिर किसी ने उसके कान भर दिए कि कम्मू के पिता की संपत्ति बेचकर जो पैसा आया वो कहाँ है। पत्नी को कहो जाकर अपना हिस्सा मांगे। अपनी सारी मुसीबतों का पल में ही तोड़ देख सुजीत की आंखें लालच से भर आई। आंगन में ही छुपा था खजाना और उसे छान मारा सारा जमाना। फिर मौका देखते ही उसने कम्मू से बात की तो उसने बिना देर किए साफ इनकार कर दिया कि उस घर में अब उसके लिए कुछ नहीं है। सुजीत भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने 1 नहीं 2 3 बार उसे मायके भेजा और हर बार वो बिना बात किए बस सबसे मिलकर आ गई। वो जानती थी उस घर में बार बार जाना पानी में लाठी मारने के बराबर है। पत्नी का सहयोग ना मिलता देख माँ ने सलाह दी कि इसे कहीं बाहर घुमाने ले जा, खिला पिला, कुछ खरीदारी करा, शायद अकेले में तेरा दर्द समझ जाए। सुजीत को सुझाव अच्छा लगा और वो 2 दिन के लिए कम्मू को शहर घुमाने ले गया। फूल उगाने के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिश करने लगा। कम्मू पूरा दिन बहुत खुश रही। बरसों बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। घर लौटते हुए वापसी में वो कुछ खाने के मकसद हाईवे पर बने एक ढाबे पर जाकर रुके। वहाँ सुजीत ने कम्मू से बड़े प्यार से समझाया कि वो बहुत मुसीबत में है और वो जाकर अड़िग होकर अपना हिस्सा मांगे। पति के मुंह से फिर से वही बात सुनकर कम्मू ने एकदम एकटक जवाब दे दिया, 1 नहीं 1000 बार भी कहोगे मेरा जवाब ना ही है। सुजीत सुनकर झल्ला उठा। पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाने लगा, इसे मेरी अहमियत का एहसास नहीं है। पता चल जाएगा इसे अगर छोड़कर चला जाऊं। ऐसा विचार मन में आते ही एक विकृत सा विचार मन में क्रोध गया। उसने सोचा थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़कर जाऊं, क्या पता इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। यह सोचते ही वो एक योजना लेकर चारपाई पर बैठा, कम्मू के पास आया और बोला कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर उसका एक दोस्त रहता है। वो उसे कुछ पैसा देने के लिए तैयार है। वो खाना ऑर्डर करे और वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। कम्मू ने जिद की कि उसे भी साथ ले जाएं, लेकिन वो अभी आता हूँ कहकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। आधे पौने घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उसे बाजार की कुछ रौनक नजर आई तो उसी तरफ निकल गया। सामने भटूरे छोले का ठेला देखकर उसकी भूख मचल उठी। थोड़ा वक्त भी बिताना था तो 1 प्लेट का ऑर्डर कर दिया। तभी उसके कंधे पर
पीछे किसी ने हाथ रखा तो देखा पुराना दोस्त खड़ा था। उसने आग्रह किया कि पैक करवाकर ले चलते हैं, पीछे ही उसका छोटा सा घर है, अकेला रहता है, वहीं बैठकर खाते हैं। सुजीत के दिमाग में अकेली बैठी पत्नी घूम रही थी। आधे घंटे में ही वो लौट जाएगा या सोचकर वो चल दिया। दोस्त के घर अभी गाड़ी में बैठा ही था कि माँ का फोन आया कि कब आ रहे हो, 9 बज जाएंगे, यह कहकर फोन गाड़ी में रख दिया। 1 साल बाद मिले यार को आवाभगत में दोस्त ने शराब की बोतल भी खोल दी। सुजीत ना करने के बावजूद भी पीता गया। पेट में खाना, नशे के में चूर, थका हुआ जिस्म कुछ भी देर में लुढ़क गया और देखते ही देखते गहरी नींद में सो गया। पति को निकले 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। कम्मो उसी राह में टकटकी लगाए बैठी थी। ढाबे वाला बाबा भी सब देख रहा था। जब 2 घंटे तक पति नहीं आया तो बाबा ने आकर कम्मो से सारी बात पूछी। उसने बताया कि बाबा घंटे भर में लौट आऊंगा कहकर गए थे, ना जाने कहाँ रह गए। बाबा ने कहा तो बेटी फोन कर लो। कम्मो, मेरे पास फोन नहीं है बाबा। बेटी फोन नंबर याद है? कम्मो, हाँ याद है बाबा। तो लो या मेरा फोन कर लो और तब तक करो जब तक वो उठाता नहीं, निरंतर करती रहो। कम्मो, धन्यवाद आपका बाबा। यह क्या, सुजीत फोन उठा ही नहीं रहा था। अब डर के साथ पति की खैरियत की चिंता भी सताने लगी। देखते देखते अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ और ना सूझा तो अपनी सास माँ को फोन मिलाया तो उसने बताया कि उसकी बात हुई है और वो सही सलामत है और जल्दी लौट आएगा, चिंता मत करो। पति सही है, यह जानकर मन में राहत मिली। फिर यह सब उसने क्यों किया? कहीं उसे सताने के इरादे से तो नहीं। यह ख्याल आते ही कम्मो का दिल बैठा जा रहा था। पति की इस घिनौनी हरकत उसकी आत्मा को दर्द और पीड़ा से भर गई। जिसे उसने हृदय से प्रेम किया, उसने चंद रुपयों के लिए उसे यह सजा सुनाई। अब तक रात के 9 बज चुके थे। बाबा भी ढाबा बंद करने की तैयारी में था। ना जाने कितने लोगों की अच्छी बुरी नज़र कम्मो पर पड़ी। तभी आखिरी गाड़ी वहां आई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उन्हें भी कम्मो की बाबा से सारी बात पता चली। निकलने से पहले उन्होंने कम्मो से कहा कि वो चाहे तो उनके साथ चल सकती है। सुबह वो उसे उसके गांव छोड़ देंगे। बाबा ने कम्मो को कहा, बेटी तुम सोच लो अच्छे से, वरना मेरे साथ मेरे घर चलो। घर में मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कम्मो उठकर गाड़ी तक पहुंची तो सन्न रह गई। खुले शीशों से साफ आवाज आ रही थी कि लगता है कोई अनपढ़ गंवार है। पति बीच राह में ही छोड़ गया है। हम अपने ही घर रख लेंगे। नौकरानी तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर की पत्नी की इस आवाज से कम्मो दौड़कर बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और घर जाकर आधी रात तक बाबा की पत्नी से बातें करती रही। उसे सारे अपने जीवन की कहानी सुनाई। फिर अकेली बैठी सोचती रही। पति ने अंधेरे में छोड़कर हजारों उसके भीतर चेतना के दिए जला दिए थे। कम्मो पहली बार खुद से मिली थी। अपने बहते आंसुओं के पीछे छिपी अपनी उस शक्ति को भी पकड़ने लगी जो कहीं परिस्थितियों के वशीभूत होकर गहरे में दब गई थी। उसने उस रात अपने अस्तित्व और नारित्व दोनों का मान बचाने के अपने भीतर प्रतिज्ञा ली। वो कम्मो जो दूसरों में अपना सहारा ढूंढती रही, आज वो अपना सहारा खुद बनने को तैयार थी। इधर आधी रात को पति की नींद खुली तो पहला ख्याल उसे कम्मो का आया। डर और चिंता में उसका शरीर कांपने लगा। पश्चाताप और आत्मग्लानि से उसके आंसू बहने लगे। अपनी नीचता पर उसे स्वयं पर धिक्कार आने लगा। गाड़ी में बैठते ही उस नंबर पर फोन करने लगा जिस पर पत्नी ने कई बार फोन किया था। तेज स्पीड से आधे घंटे में ढाबे के बाहर खड़ा था। सुबह के 5 बजे जब बाबा और कम्मो निकलने के लिए तैयार हुए तो अम्मा ने पूछा कि क्या सोचा बेटी, कहाँ जाओगी, नाना के घर या पति के घर? मैं अपने घर, अपने पति के पास जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उसके पति के घर से बढ़कर कोई सुरक्षित घर नहीं है। मैंने एक रात में जान लिया। अंधेरे में छोड़कर उसने मुझे बहुत उजाला दिखाया
अब उसे रोशनी में लाना मेरी जिम्मेदारी है। एक आत्मविश्वास से भरी कम्मो यह कहकर अम्मा के गले मिली और चल दी। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। ढाबा पर पति की गाड़ी देखकर वो बाबा को धन्यवाद देकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। हफ्ते भर तक सुजीत पागलों की तरह बीबी की माफी के लिए उसके आसपास घूमता रहा और आखिर एक रात को रो पड़ा। आत्मा पर पड़ा बोझ उसे खाए जा रहा था। कम्मो ने आखिर एक शर्त पर पति को माफ करने की बात कही कि वो पढ़ना चाहती है, नर्स बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सुजीत पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। कम्मो को नर्सिंग में दाखिला ही नहीं बल्कि बैंक से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोन भी मिला। कम्मो ने जैसे ही अपनी नर्स की डिग्री ली, तुरंत उसे एक अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। और फिर एक सुबह ऑपरेशन थिएटर में चेहरे से मास्क हटाते ही सामने खड़े डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं वही ढाबे वाली लड़की हूँ सर, जिसे आप अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते थे। मुझे स्वावलंबी बनाने में काफ़ी हद तक आपकी पत्नी का भी है योगदान। डॉक्टर हैरानी से कम्मो की तरफ देखता रहा। कम्मो मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कहानियों के लिए हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।